कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और शानदार होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे और तैयारी करते रहे होंगे। हाँ ठीक है। तो जल्दी सभी लोग आ जाइए और कमेंट करके बताइए कि वॉइस और जो आवाज़ है वो क्लियर है। ठीक है। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और कमेंट करके बताइए जी। काल भैरव जी आ गए, गुड आफ्टरनून। ओजीए वाले अक्की जी, ओनली सक्सेस जी आ गए हैं, गुड आफ्टरनून सभी को। सभी को मेरा प्रणाम है, राम राम है, राधे राधे। सभी लोग जल्दी से आ जाए जिससे कि हम लोग क्लास को क्या है सुचारू रूप से स्टार्ट कर सकें। ठीक है भैया, जल्दी से आइए सभी लोग, कमेंट करके बताइए कि आवाज़ क्लियर है। कमेंट करके बताइए कि आवाज़ क्लियर है। अ, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, अपना जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपने क्वेश्चन का जो सिलसिला है स्टार्ट हो चुका है और अपना जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, विजुअल होगा। ठीक है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसका तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति ज्ञात करना है, फ्रिक्वेंसी ज्ञात करना है हमें। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि इसकी तरंग की जो फ्रिक्वेंसी क्या होगी वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है। क्या होगा, 170 हर्ट होगा कि 17,000 हर्ट होगा कि 1700 कि 1,07,000 या कि 17,000 होगा। बताइए कमेंट करके जल्दी से, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम्म, ठीक भैया, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, देखिए एक ध्वनि तरंग की गति दी गई है 340 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। v बराबर एन इंटू लेमडा से हम लोग ज्ञात करेंगे, v बराबर एन इंटू लेमडा से ज्ञात करेंगे भैया। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, हमें आवृत्ति यन का मान ज्ञात करना है। तो यन बराबर क्या हो जाएगा, v अपान क्या हो जाएगा, v अपान लेमडा हो जाएगा। ठीक है। तो v का मान कितना दिया है, 340 मीटर प्रति सेकंड अपान 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, इसको मीटर बदलेंगे तो ऊपर 100 से गुणा हो जाए, गुणा कर देंगे। ठीक है। 100 से गुणा कर दिया जाएगा। तो इसको काट लीजिए, 17 दूनी 34 हो गया, अर्थात कितना हो गया, 1 2 3 हर्ट्ज। 17,000 हर्ट हो जाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17,000 हर्ट। ओनली सक्सेस जी का डी आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा, ये 17,000 हर्ट डी वाला का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। 17,000 हर्ट जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। अक्की जी का डी आ गया, ओजीए वाले का डी आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपना जो है दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न माध्यमों में 25 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, 25 अंश सेंटीग्रेड पर ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। काल भैरव जी, वन का डी, बहुत बढ़िया। अब आप लोग दो का आंसर कीजिए, इसका बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। कि एल्युमिनियम में ध्वनि की जो गति होती है 6,420 मीटर प्रति सेकंड होती है। पहला तो ये बोला गया है, और दूसरा बोला है निकेल में ध्वनि की जो गति होती है 6,240 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है और गलत है वो हमें बताना है। कि एक और दो दोनों सत्य हैं, एक और दो दोनों ना एक सत्य है ना तो दोनों ही गलत हैं, केवल एक ही सत्य है, केवल दो सत्य है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। देखिए, जो एल्युमिनियम में हमारी जो ध्वनि की गति होती है 6,420 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये बात सही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, कथन जो होगा वो सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, निकल में ध्वनि की जो गति होती है 6,240 है। ठीक है। 6,240 है, ये भी अपना जो कथन है ये इसका है, ये भी सही है। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थात हमारा एक ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों कथन क्या हमारे हैं, सत्य हैं। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोनों सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आप बता दीजिए, यहाँ दिया गया है इसमें फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी ये वाला बताइए, फिर से बताइए। ये वाला क्वेश्चन अक्की जी का ए आया था, ओनली सक्सेस जी का ए आया था, काल भैरव जी का ए आया था, बहुत बढ़िया। तो आप लोग अब कमेंट करके आप हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। चलिए,
बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या बोला गया कि ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है, ध्वनि जो है हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें हमें प्रदान करती है क्या, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि का संवेदन या ध्वनि की प्रबलता या संगीत। तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कि जो ध्वनि जो है हवा के माध्यम में चलती है, ध्वनि जो है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमें मालूम है ध्वनि के संचरण के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें क्या प्रदान करती है, क्या ध्वनि की आवृत्ति प्रदान होती है कि ध्वनि का संवेदन प्रदान होता है। तो कमेंट कीजिए आपका 4 का आंसर क्या होगा, ठीक है। 4 का आप लोग कमेंट करके बताइए। ध्वनि जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो वो कुछ किसी की जो ध्वनि होती है वो मधुर होती है और किसी की ध्वनि क्या होती है, कड़वी होती है। इसका पता कैसे लगाया जाता है, तारत्व। तारत्व क्या है, ध्वनि का एक गुण है जिससे स्त्रियों की जो ध्वनि होती है वो पतली होती है और जो पुरुष की जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। यह क्या है, तारत्व पे डिपेंड करता है। ध्वनि का यह गुण होता है जिससे ध्वनि का मोटा या पतलापन पता चलता है, जिससे कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की जो आवाज होती है वो क्या होती है, पतली होती है भैया, ठीक है। ये तारत्व पर डिपेंड करता है। जो मोटी ध्वनि होती है उसे निम्न तारत्व की ध्वनि बोला जाता है, जो पतली ध्वनि होती है उसे उच्च तारत्व की ध्वनि बोला जाता है, ठीक है भैया। तो काल भैरव जी का आ गया 3 का बी। 3 का बी। आपको 4 का कमेंट करना है, 4 का कमेंट करके बताइए। 4 का बी आ गया, बहुत शानदार काल भैरव जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि का संवेदन हमें पता चलता है, ध्वनि का संवेदन पता चलता है। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है, ठीक है। ध्वनि का हमें क्या होता है, आभास होता है, वही हमें प्रदान करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका कमेंट करके बताइए कि कमेंट करके बताइए, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है किससे, 200 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट या 20 हर्ट या 2,000 हर्ट। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती, किससे अधिक होती है, वही कमेंट करके बताना है हमें। ओजीए वाले का भी आया है भैया, और लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अक्की जी का भी आ गया, ओजी वाले का भी। ठीक है, देखिए क्या बोला, अल्ट्रासोनिक वेव अर्थात पराश्रव्य जो ध्वनि होती है, अर्थात जो उसकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की जो ध्वनि होगी उसको क्या बोला जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अर्थात जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी उसको पराश्रव्य ध्वनि बोला जाएगा, और जिसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी उसको श्रव्य श्रव्य तरंगे बोला जाता है, ठीक है। और जिसकी 20,000 हर्ट्ज से कम होगी उसको अपश्रव्य तरंगे बोला जाता है, ठीक है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक का 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, पराश्रव्य तरंगे बोला जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव बोला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, ध्वनि उत्पन्न होती है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि ध्वनि उत्पन्न होती है। बताइए भैया, कमेंट कीजिए, ध्वनि जो उत्पन्न होती है किसमें उत्पन्न होती है, किसी पिंड में दोलन होने पर, वस्तुओं में कंपन होने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर, लोगों से बात करने पर। चलिए बताइए, ध्वनि जो है उत्पन्न होती है, बताइए। किसी पिंड में दोलन होने पर, वस्तु में कंपन होने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर या लोगों से बात करने पर। ध्वनि कब उत्पन्न होती है बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, छा का कमेंट करके बताइए। छा का कमेंट कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा छा का, देखिए किसी वस्तु में कंपन होने पर, जब किसी वस्तु में कंपन होता है तो उसमें क्या हो, ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। वस्तु में कंपन होने पर, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। वस्तु में कंपन होने पर क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सामान्य जो सांस लेने की जो
सामान्य श्वास का जो प्रबलता है, जो सांस लेने जो हम सांस लेते हैं उसका क्या होता है 10 डेसिबल होता है। 10 डेसिबल ध्वनि की जो प्रबलता है होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। और मंद फुसफुसाहट की जो होती है, मंद फुसफुसाहट जो फुसफुसा की जो बात करते हैं, मंद फुसफुसाहट, इसका जो होता है प्रबलता जो होती है हमारी, वो होती है 30 डेसिबल होती है, 30 डेसिबल, ठीक है, 30 डेसिबल होती है। और जो बातचीत जो हम सामान्य भाषा में जो बातचीत करते हैं, बातचीत का जो होती है प्रबलता जो होती है, बातचीत की जो प्रबलता होती है हमारी, वो कितनी होती है हमारी थी 60 डेसिबल होता है, ठीक है, 60 डेसिबल, ठीक है, 60 डेसिबल। और क्या बोलते हैं, अगर 80 डेसिबल से अगर अधिक की जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो क्या होती है, वो हमें क्या हो, वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। 6 का बी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्तुओं में कंपन होने पर, वस्तु में कंपन होने से क्या ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए समुद्र जल में ध्वनि की गति, समुद्र जल में ध्वनि की गति पूछा गया है कि 948 मीटर प्रति सेकेंड, 1948, 1498, 1531 या 1351 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कमेंट करके आप लोग बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए 7 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक भैया, 7 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए समुद्र जल में जो ध्वनि की जो गति होती है हमारी, जी काल भैरव जी का सी आ गया, तो इसका क्या हो गया 1351 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 1351 नहीं होगा, 1331 हो जाएगा, सी वाला होगा हमारा, 1331 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 1531 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 1531 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समुद्र जल में जो ध्वनि की गति होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बताइए इसका, अब बताइए इसको क्या बोला जाएगा, आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाती है, स्टीरअप, अनमिल, हैमर या कर्णावर्त। कमेंट कीजिए आप लोग 8 का क्या होगा, कमेंट करके बताइए 8 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाती है, वही हमें बताना है। 8 का डी, बहुत शानदार, काल भैरव जी का आ गया 8 का डी, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 8 का डी बोला गया है, कर्णावर्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आप बताइए इसको, आप कमेंट कीजिए प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है, ठीक है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए, ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग कि रबर से ढका जाता है कि प्लास्टिक से कि धातु से कि फाइबर बोर्ड से, कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए, जो प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है, कमेंट करके बताइए। पहला है अपना रबड़ से ढका जाता है कि प्लास्टिक से ढका जाता है कि धातु से कि फाइबर बोर्ड से, ठीक है, ओजीए वाले का डी आ गया भैया, ब्रेव बैसवारा जी का नाइस क्लास सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइबर बोर्ड, जो फाइबर जो बोर्ड होता है वो क्या करता है, ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, फाइबर जो बोर्ड होते हैं वो ध्वनि को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए प्रतिध्वनि को कम करने के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े सभागार होते हैं, ऑडिटोरियम होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो क्या कुछ समय अंतराल के लिए वो क्या करते हैं, गूंजने लगती हैं, ठीक है, गूंजने लगती हैं। उस गूंज को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइबर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फाइबर बोर्ड क्या करता है, उस ध्वनि को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है भैया, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। इस समय जो हमारे स्टूडियो में भी ये क्या है, फाइबर बोर्ड लगाया गया है, जिससे क्या है, जो बाहर की जो नॉइस है, जो आवाजें हैं वो आप तक ना आ रही होंगी, केवल हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ठीक है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे जो स्टूडियो वहाँ पर भी फाइबर, ये फाइबर जो बोर्ड है वो इसका इस्तेमाल किया गया है। विजय कुमार जी डी, बहुत बढ़िया। ब्रो बैसवारा जी का फाइबर बहुत शानदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसका आप लोग कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है, बताइए। लगभग तय होती है, कितनी होती है, वही कमेंट करके बताना है। लगभग कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है। हाँ, मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्य सीमा है, मनुष्य कितने कितने हर्ट की जो ध्वनि है वो सुन सकता है, वो बताइए। 20 हर्ट से 20,000 हर्ट, 2 हर्ट से 20,000 हर्ट, 20 हर्ट से 200 हर्ट, या 20 हर्ट से 2000 हर्ट, बताइए। कमेंट करके आप लोग बताइए। प्रतिभा जी का ए आ गया, अक्की जी का ए आया भैया, काल भैरव जी का 20 से 20,000 हर्ट तक, बहुत शानदार काल भैरव जी। ओजीए वाले का भी ए आ गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो श्रव्य जो मनुष्य के द्वारा जो ध्वनि सुनी जाती है 20 हर्ट से 20,000 हर्ट, ठीक है। और जिनकी ध्वनि 20 हर्ट से कम हो जाएगी उसको अपश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। जिसकी जो ध्वनि 20 हर्ट से कम हो जाएगी उसको अपश्रव्य ध्वनि बोला जाएगा, और जिसकी ध्वनि 20,000 हर्ट से अधिक हो जाएगी उसको पराश्रव्य ध्वनि बोला जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव बोला जाएगा। अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उसको केवल जो समुद्री जो व्हेल होती हैं, व्हेल मछलियाँ होती हैं और चमगादड़ होते हैं, ये सब क्या हो अल्ट्रासोनिक वेव को क्या है सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ए इज द राइट आंसर, ठीक भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब बताइए इसको, कमेंट करिए भैया, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कि कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो क्या होता है, प्रतिध्वनि स्थान होता है या अपवर्तन होता है, कि प्रतिध्वनि होता है कि परावर्तन होता है, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइए। देखिए जो प्रतिध्वनि उत्पन्न की जाती है उसमें जो ध्वनि स्रोत और परावर्तक जो तल के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 17 मीटर के लगभग होती है, ठीक है, 17 मीटर के लगभग होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए भैया। काल भैरव जी का आ गया सी, प्रतिध्वनि। प्रतिभा पटेल जी का सी आया है, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जो क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि हो जाएगा, ठीक है, प्रतिध्वनि हो जाएगा। अर्थात ध्वनि स्रोत और परावर्तक जो तल होता है, परावर्तक के मध्य की जो बीच की दूरी होती है वो 17 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए परावर्तक तल के और श्रोता के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो हमारा राइट आंसर क्या होना हो जाएगा, ये 17 मीटर। न्यूनतम दूरी क्या होती है, 17 मीटर तक की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता दीजिए इसका क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए। क्या बोला गया है कि वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे क्या कहा जाता है, चैनल, वस्तु, स्रोत या माध्यम। भैया माध्यम या फिर अपना स्रोत या वस्तु या चैनल, वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसको क्या बोला जाता है, कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि उसको क्या बोला जाता है। तो कमेंट कीजिए आप लोग। ओजीए वाले का भैया कितना आ गया, डी आ गया, बहुत बढ़िया। प्रतिभा पटेल जी का डी आ गया है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, अर्थात ध्वनि के संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है ना, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि ध्वनि के संचरण के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। विदाउट माध्यम से, बिना माध्यम के ध्वनि क्या संचरित नहीं हो सकती, अर्थात निर्वात अगर होगा तो ध्वनि वहां पे गमन नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसका बताइए आप लोग।
मानवों में के, यहाँ पे डैश खाली स्थान है, के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है? मुख गुहिका के द्वारा, स्वर रज्जु के द्वारा, की ग्रसनी के द्वारा, की श्वसन रज्जु के द्वारा? ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग कि मनुष्य में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो बताइए। मनुष्य जो ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है, मनुष्य जो ध्वनि जिस जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो यह ध्वनि जो किसके कारण से उत्पन्न हो रही है, तो वही कमेंट करके आपको बताना है। चलिए, कि मुख गुहिका के द्वारा उत्पन्न होती है, कि स्वर रज्जु के द्वारा, कि ग्रसनी के द्वारा, कि श्वसन रज्जु के द्वारा? ओजी वाले का बी आ गया भैया, काल भैरव जी का जी, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या होगा? स्वर रज्जु की द्वारा। स्वर रज्जु के द्वारा क्या है? ध्वनि को हम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 13 का इसका का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, हवा में ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? लंबी होती हैं, कि अनुदैर्ध्य होती है, कि अनुप्रस्थ होती है, कि परावर्धित होती हैं? कमेंट करके बताइए। हवा में जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, बताइए। काल भैरव जी के 13 का भी बहुत बढ़िया काल भैरव जी। अब बताइए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो हवा में किस प्रकार की होती हैं? हवा में ध्वनि तरंगे को उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है? लाउड स्पीकर जो होते हैं हमारे, नहीं, जो जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे लाउड स्पीकर हो गया, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की जो ध्वनि होती है, वही पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। 13 का बी बोल रहे हैं, अनुदैर्ध्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती है, जो ध्वनि हवा में उत्पन्न की जाती है वो अनुदैर्ध्य होती है, क्योंकि जो इसमें तो ध्वनि जो तरंगे होती है, इनके संचरण में जो उनकी ध्वनि तरंगों की जो दिशा होती है वो क्या होती है? कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। ठीक भैया, कंपन करने की दिशा के समांतर होती है। विनय पटेल जी का 14 का बी आ गया, बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी का बी आया है, बहुत बढ़िया। जो अनुदैर्ध्य तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनके ध्वनि संचरण में जो कंपन की करती है, उसके जो कण होते हैं ध्वनि संचरण के दिशा के लंबवत ना करके उसके दिशा के समांतर कार्य करते हैं। इसमें संपीड़न और विरलन माध्यम में ये ध्वनियां क्या करती है? गत करती हैं। तो हवा में जो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और अगर पूछ लिया जाए आपसे, अगर ये कमेंट करके आप लोग बताइए कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं, अर्थात जो तरंगे होती हैं हमारी, वो जल में किस प्रकार की होती हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जो तरंगे हमारी जल में उत्पन्न होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो भी आप कमेंट कर दीजिए। जो हमारी जो तरंगे जल में उत्पन्न होती हैं वो हमारी होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, जो जल में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, जो जल में उत्पन्न जो तरंगे होती है क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अर्थात जो इसके जो कण होते हैं, जो तरंगों के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? लंबवत वर्क करते हैं, ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इससे पूछा गया था हवा में ध्वनि तरंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर जो था बहुत बढ़िया था, करेक्ट था। अब इसको अब बता दीजिए, उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? प्रभात यादव जी का अनुप्रस्थ, बहुत बढ़िया प्रभात यादव जी। अब इसका बताइए आप लोग, 15 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? पदार्थ, यंत्र, की कंपन, की माध्यम? तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग किसी 15 का कमेंट कीजिए आप लोग, 15 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इसको कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, कि उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? ध्वनि प्रेषित मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? ध्वनि को संचरण किया जाता है, वही वही पूछा गया है इसमें। तो आप लोग बताइए कमेंट करके इसका क्या होगा, कि पदार्थ होगा, यंत्र, की कंपन, की माध्यम? इसके पहले क्वेश्चन भी आया था ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रभात यादव जी का आ गया माध्यम, बहुत शानदार। काल भैरव जी गड्डी आया, हकी जी गड्डी आया जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा। डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, अर्थात माध्यम। ठीक है, माध्यम ध्वनि संचरण के लिए माध्यम क्या हो सकता है? तो विदाउट माध्यम के हम क्या है? ध्वनि को संचरित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बताइए, अब इसमें भी कमेंट करके बताइए कि यहाँ डैश है, वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचरित होती है। इसका भी क्या हो जाएगा? माध्यम होगा भैया। ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वही क्वेश्चन इसमें भी दोबारा पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसका बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को, देखिए अपश्रव्य ध्वनि की सबसोनिक ध्वनि की सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे या लगभग 10,000 हर्ट वाली ध्वनि। तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए 17 का क्या होगा। 17 का आप लोग कमेंट कीजिए। जो है निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये हमें बताना है। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। विनय पटेल जी का 16 का, आप 17 कमेंट कीजिए। 16 का भी बहुत बढ़िया। आप 17 कमेंट करके बताइए कि 17 क्या होगा। सत्रह का बताइए कमेंट करके सभी लोग। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? सुपरसोनिक विमानों से उत्पन्न जो आघात तरंगे होती हैं वो हमारी इमारतों को क्या कर सकती है? नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। बहुत बढ़िया विनय पटेल जी, सी। ठीक है जी भैया, प्रतिभा पटेल जी का सी आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? सुपरसोनिक जो विमान से उत्पन्न तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? हमारी इमारतों को, घरों को जो इमारतें बड़ी बड़ी होती हैं उनको क्या करते हैं? नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रशांत यादव जी, उसका सी होगा सुपरसोनिक। ठीक है, किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उनके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करके प्राप्त की जाती है क्या? अवशोषक या संचारी तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक या तरंग उत्पादक या परावर्तक। कमेंट करिए आप लोग, क्या होगा इसका? कमेंट कीजिए भैया सभी लोग। आप लोग 18 कमेंट करके बताइए कि किसी धातु ब्लॉक मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने के लिए प्राप्त की जाती है। और देखिए, अवशोषक का कि संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक। हाँ जी भैया जी, वो अक्की जी का आ गया बी। बहुत बढ़िया, ओजी वाले का बी आया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक सूचक का क्या काम करता है? इंडिकेटर का ये क्या है? हमारी जो किसी धातु या ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं वो हमारी क्या इंडिकेटर का काम करती हैं, सूचक का काम करती हैं। ठीक है, प्रशांत यादव जी का बी आ गया। बहुत बढ़िया, विनय पटेल जी का बी आया है। बहुत शानदार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ये क्या है? एक इंडिकेटर का काम करेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? अब बताइए, कौन सा जो उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? एम्पलीफायर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर की हेडफोन। कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिना पटेल जी का बी आया है। कमेंट कीजिए। 19 का काल भैरव जी का बी आ गया। हक्की जी का बी आ गया। माइक्रोफोन। ठीक है, इसमें बोला क्या है? कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को, जो ध्वनि की जो तरंगे होती हैं उनको विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती है? माइक्रोफोन। ठीक है, ये माइक्रोफोन जैसे मोबाइल में जो माइक्रोफोन लगा होता है ना, जिससे हम बात करते हैं तो हमारी आवाज अदर पर्सन तक कैसे पहुंचती है? वो माइक्रोफोन के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, प्रशांत यादव जी का बी बी, बहुत शानदार प्रशांत यादव जी। तो इसका क्या हो जाएगा भैया? माइक्रोफोन हो जाएगा ना। हमारे मोबाइल्स में क्या है? माइक लगे होते हैं ना, माइक्रोफोन लगे होते हैं जिससे हम बात करते हैं तो अदर पर्सन तक माइक्रोफोन के द्वारा ही हमारी आवाज़ें क्या है अदर इंसान तक पहुंचती है। तो क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन। ठीक है, और जो हमारा लाउड स्पीकर है ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है? ये ध्वनि ऊर्जा को ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लाउड स्पीकर क्या करता है?
विद्युत ऊर्जा को हमारी ये ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है लाउड स्पीकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20 पे। अब इसका आप बता दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। चलिए, लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है भैया, कमेंट करके बताइए क्या निर्धारित करता है कि तरंग वेव की आयाम की दोलन की आवृत्ति। तो कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस की ध्वनि किसकी बहुत तेज है, या सॉफ्टनेस की किसी लोग की ध्वनि जो कहते हैं बहुत तीक्ष्ण लगती है, किसी की ध्वनि को पसंद नहीं आती है, कहते हैं कि हमको उसकी आवाज़ पसंद नहीं है ना, बोला जाता है ना कभी कभी। या कोई लोग किसी को देखकर क्या बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो बोलते हैं ना उसकी आवाज़ मुझको पसंद नहीं है। तो वही पूछा गया है इसमें, भैया बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की। और कुछ लोग को है, कुछ लोग ऐसे हैं कि भैया जिसको किसी की आवाज़ बहुत पसंद आती है, उसकी आवाज़ बिना सुने कोई लोग, बहुत लोग हैं कि रह नहीं पाते हैं ना भैया, ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। तो कितने लोग का है भैया, प्रशांत जी का ए, विनय पटेल जी का बी है जी, प्रभात यादव जी ए नहीं होगा, तरंग वेव नहीं होगा भैया, ठीक है, ठीक है, आयाम होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है भैया, ठीक है, आयाम अर्थात लय, कि उसका लय कितना है ना, उसको आयाम, हिंदी में जो शब्द शुद्ध है लय, तो उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयाम। कहते हैं ना तुम्हारा आपकी जो बोलने का जो लय है बहुत बढ़िया है, ठीक, कहा जाता है ना कि आप बोलने का लय बहुत बढ़िया है। हमारे जैसे खन्ना सर हैं, उनका जो बोलने का जो तरीका है ना बहुत शानदार है, उनका जो लय है बहुत बढ़िया है, ठीक है। विनय पटेल जी बी, बहुत शानदार, ओके सर, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे आ जाइए, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। चलिए अब पूछ ही लिया गया है कि जो आयाम हमारा है, एम्पलीट्यूड है ध्वनि तरंग का, वो किस पर डिपेंड करता है, वस्तु की गुणवत्ता पर, ये हो गया, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर, वस्तु की सामग्री पर, वस्तु की माप पर। चलिए अब जस्ट उसी का अपोजिट पूछा गया है आपसे। काल भैरव जी बोल रहे हैं सर आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, धन्यवाद काल भैरव जी। तो ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, तो आप कमेंट कीजिए कि वस्तु की गुणवत्ता पर, ठीक है। अब उसी का जस्ट अपोजिट पूछा गया, तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा। वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर, कमेंट कीजिए भैया, ठीक है। बी, बहुत बढ़िया, शानदार, बी, बी क्या है, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर, 21 का बी, बहुत शानदार। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर, जो ध्वनि तरंग जो आयाम होता है वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए आगे, इसका आप बताइए आप लोग, इसका क्या होगा, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है, श्रवण तंत्रिका के द्वारा, कि हैमर के द्वारा, कि कर्णपाली के द्वारा, कि पटही झिल्ली के द्वारा। चलिए देखिए इसमें क्या बोला गया कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है, अर्थात मनुष्य के कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या बोला है, श्रवण तंत्रिका के द्वारा, या हैमर के द्वारा, कर्णपाली के, कर्ण पटही झिल्ली के द्वारा। ऐसे बोला नहीं जाता कि ज्यादा तेज से मत बोलो कि नहीं तुम्हारे कान का क्या हो, पर्दा फट जाएगा, बोला नहीं जाता। जो पर्दा है ना उसी को क्या बोला जाता है, पटही बोला जाता है, ठीक है। पर्दा का कर्ण पटही झिल्ली बोला जाता है उसी को, ठीक है, ठीक है भैया। प्रशांत यादव जी, प्रभात यादव जी, प्रशांत बार बार नाम याद आ जाता है, प्रभात यादव जी का डी है, बहुत बढ़िया। तो जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है, वो क्या होता है हमारा, कर्ण पटही झिल्ली के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सभी का क्या है,
एकदम आंसर सही था। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसका बता दीजिए, ध्वनि तरंग के परावर्तन के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। ठीक है, ध्वनि तरंग के परावर्तन के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति, तो क्या बोलेंगे, शोर बोलेंगे कि प्रतिध्वनि बोलेंगे कि दोहरा बोलेंगे कि नोट बोलेंगे। ध्वनि तरंग के परावर्तन के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति, ठीक है, जो ध्वनि तरंग जब उत्पन्न होती है उसकी बार बार जो पुनरावृत्ति होती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, वही पूछा गया है यहाँ पे, तो कमेंट कीजिए आप लोग, उसको क्या बोला जाएगा। क्या क्या है ऑप्शन में, शोर, शोर हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, दोहरा या नोट। तो ओजी वाले का बी आ गया, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि हो जाएगा। ठीक है, जब ध्वनि तरंगे किसी परावर्तन सतह से टकराकर पुनः हमें सुनाई देती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, प्रतिध्वनि बोला जाता है। तो यह की क्रिया क्या है, अगर कुछ समय तक लगातार चलती रहती है ना तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोला जाता है। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा प्रतिध्वनि बोला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए आप लोग, एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई। ठीक भैया, एक व्यक्ति है चट्टान के पास ताली बजाता है। ठीक है, उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। अगर दिया है कि ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होने पर ध्वनि से चट्टान की दूरी की बताना है आपको। कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। प्रभात यादव जी, परिवार ओपन जीएस अकेडमी में जैसा क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पे जैसे खड़ा हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से उसने क्या ताली बजाई। तो यहाँ पे कोई चट्टान है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चट्टान है, तो चट्टान है, चट्टान से क्या है, अगर यहाँ पे आवाज ताली बजाई तो यहाँ की जो आवाज की उसकी गूंज यहाँ तक पहुंची और परावर्तित होकर फिर इस व्यक्ति तक, ये व्यक्ति है यहाँ पे, व्यक्ति है यहाँ पे, इसने ताली बजाई है और यहाँ से चट्टान है, चट्टान से क्या है हमारी आवाज क्या है परावर्तित होकर पुनः हमें कितने सेकंड बाद सुनाई दे रही है, 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड बाद हमें सुनाई दी और ध्वनि का जो वेग था, वेग कितना है, 344 मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या बोला है, चट्टान की यहाँ से यहाँ तक के बीच की हमें क्या है, दूरी याद करना है। बस दूरी याद करना है। आप कमेंट करके बताइए दूरी कितना होगा, दूरी याद कीजिए। ओजी वाले का डी आ गया, प्रज्ञा पटेल जी का डी आ गया। दूरी कैसे निकलेगा, चलिए हम बताते हैं दूरी कैसे निकलेगा। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हमें दूरी याद करना है। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, चाल गुणे समय हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने योग्य बात क्या है, देखिए हमारी जो दूरी निकल के, इसमें जो इसका क्वेश्चन के जो दूरी निकल के आ गई, अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पे 2D हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि एक बार यहाँ तक गई फिर परावर्तित होकर हमारे पास आ गई, अर्थात क्या दुगना टाइम लगा ना, उसको दुगनी दूरी तय करनी पड़ी। ठीक है, दुगनी दूरी, अगर यहाँ पे ताली बजाई गई तो ध्वनि हमारी यहाँ तक गई, एक फिर से परावर्तित होकर आई, अर्थात उसकी दूरी क्या हो गई, दुगनी हो गई ना। तो इसलिए 2D लिखा जाएगा, अर्थात यहाँ पे रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं अपना 344 गुणे 4। ठीक है, और बटे क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो इसको कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपना, डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 688 मीटर। 688 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 688 मीटर दूरी हो जाएगा। यह क्लियर है ना आप सभी को कि ये 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि जो ध्वनि हम यहाँ से उत्पन्न करेंगे, उत्पन्न जब करेंगे यहाँ से ध्वनि, तो पहले हमारा का यहाँ तक जाएगी ध्वनि चट्टान तक, चट्टान तक जाने के बाद टकराने के बाद फिर से वापस लौट कर आएगी, अर्थात वो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, इसलिए इसको 2D लिखा गया है। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, सिर्फ हमें उस व्यक्ति से उस चट्टान के बीच केवल दूरी हमें ज्ञात करना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 688। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। बताइए 25 का, समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 25 का आप लोग बताइए कि किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। सोनार,
सोनार का उपयोग किया जाता है, ध्वनि अवशोषण का उपयोग किया जाता है। अपश्रव्य ध्वनि का MRI 688 मीटर। प्रभात यादव जी, बहुत शानदार। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। ठीक है भैया, तो कमेंट करके बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सोनार हो जाएगा। सोनार क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिससे जो समुद्री जहाज़ों में इसका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, बहुत शानदार काल भैरव जी। तो जो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, समुद्र की गहराई, जो समुद्री जहाज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए, पानी के नीचे पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पनडुब्बियों आदि हिमशैलों का जो पता लगाने के लिए इसका सोनार को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दुर्घटना से बचने के लिए इसका सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो समुद्री जहाज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, इसका पता लगाने के लिए किया जाता है। और जो मछलियाँ समुद्र पकड़ते हैं ना, तो इसी का इस्तेमाल करके वो भी पकड़ते हैं, बड़ी बड़ी मछलियों को जो पकड़ा जाता है सोनार के द्वारा। प्रभात यादव जी, बहुत शानदार। इसका राइट आंसर हमारा क्या है, सोनार हो जाएगा। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग इसका फुल फॉर्म है, साउंड। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है भैया, अब बताइए 26 का, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि देखिए एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए और मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच, जैसे मेरी आवाज़ जो निकल रही है, अगर इसकी प्रतिध्वनि हमें सुनना है तो उसके हमारी जो मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच के डिफरेंट पूछा गया है, तो वही हमें बताना है। ठीक है, तो उसके बीच न्यूनतम कितना समय अंतराल होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए। कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से, न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए, 0.4 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, या 0.1 सेकेंड, या 0.01 सेकेंड। कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, प्रभात यादव जी सी आ गया, काल भैरव जी का 1.1 सेकेंड, बहुत बढ़िया। तो इसका क्या हो जाएगा, 0.1 सेकेंड इसका हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा। अर्थात मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों के बीच जो समय अंतराल है हमारा, वो 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तभी हमें प्रतिध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 0.1 सेकेंड, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं भैया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है। चलिए, अंदरूनी कान, या श्रवण तंत्रिका, या मध्य कान, या बाह्य कान। देखिए क्या बोला, मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है। देखिए प्रवर्धन यहाँ पूछा गया, अर्थात जो कमेंट कीजिए, यहाँ क्या पूछा गया, प्रवर्धन पूछा गया कि मानव के किस अंग द्वारा ध्वनि के जो 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है, वो कमेंट करके बताना है हमें। अंदरूनी कान की, श्रवण तंत्रिका की, मध्य कान, या बाह्य कान। कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। भैया ओजीए वाले सी आ गया, बहुत शानदार। ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मध्य कान, जो हमारा मध्य मिडिल कान होता है, मध्य कान होता है। मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों का प्रवर्धन होता है, ठीक है, वहां पे संवेदनशीलता ज्यादा होती है, तो वो हमारा हो जाएगा मध्य कान, हो जाएगा मध्य कान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मध्य कान। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है। हर्ट्ज के बराबर कौन है। चलिए अब बताइए हर्ट्ज के बराबर क्या है। हर्ट्ज के बराबर क्या है, ठीक है। हर्ट्ज हमारा किसका मात्रक है, ये फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है ना। तो ये किसके बराबर है, वही हमें कमेंट करके बताना है जी। कमेंट कीजिए, प्रभात यादव जी कमेंट करके बताइए आप। ओनली सक्सेस जी का आ गया डी, ओनली सक्सेस जी का, प्रभात विद्या पटेल जी का डी आया है जी। एन बराबर 1/T होता है, जो फ्रिक्वेंसी होता है एन इज इक्वल टू कितना होता है, 1/, कितना होता है, टी होता है। 1/, कितना होता है, टी होता है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 1/, कितना होता है, टी होता है। ठीक है, माध्यम उपस्थित किसी कण के द्वारा प्रति सेकंड किए गए जो कंपनों की जो संख्या होती है,
माध्यम पर स्थित किसी कण के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की जो संख्या होती है, प्रति सेकंड बोला गया ना, प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या बोला जाता है? आवृत्ति बोला जाता है। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं हम? आवृत्ति बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति सेकंड 1/t है। इसका जो अगर मात्रा निकले 1 कितना हो जाएगा? 1 सेकंड। इसका मात्रा क्या हो जाएगा? 1 सेकंड। 1 क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब ये ऊपर चला गया तो इनवर्स में लग जाएगा, सेकंड के पावर -1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका भैया राइट आंसर। तो डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है। प्रभात यादव जी बोले रहे ए नहीं होगा, मीटर पर सेकंड होंगे। चाल ये क्या हो गया? वेग का मात्रक होता है, वेग की जो होगा मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से अधिक हो जाता है तो सुरक्षा पहनी जानी चाहिए? पैर, आंख, श्रवण या सिर? कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। देखिए, जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से अधिक हो जाता है, ठीक है, शोर का स्तर अर्थात 80 डेसिबल से अगर शोर 80 डेसिबल से अगर अधिक हो जाएगा तो हमारे कानों के लिए क्या है? हानिकारक होता है ना। ठीक है, हानिकारक होता है। तो वही पूछा गया है, जो 80 डेसिबल होता है ना, 80 डेसिबल से अगर अधिक शोर उत्पन्न होगा तो हमें क्या है? नुकसानदायक हो जाएगा। 80 डेसिबल से अधिक अगर हो जाएगा तो हमारे कानों के लिए क्या होगा? हेयरिंग। बहुत बढ़िया, हेयरिंग, श्रवण। अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा? 80 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्या करेंगे? तो हम श्रवण सुरक्षा पहनी जानी चाहिए भैया, क्योंकि ध्वनि जो है हमारे कानों को इफेक्ट करेगी। तो हम पैर के लिए सुरक्षा तो पहनेंगे नहीं, आंख के लिए तो पहनेंगे नहीं भैया, सिर के लिए पहनेंगे, तो श्रवण के लिए पहना जाएगा ना। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रभात यादव जी बहुत शानदार, सी हो जाएगा। चलिए अब कमेंट कीजिए इसका, सोनार का विस्तार क्या है? चलिए वही पूछा गया है, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। उसको हिंदी में क्या बोले? ध्वनि, तटस्थता और रेजिंग, ध्वनि वस्तु, नेविगेशन और विकिरण, ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं भैया आगे, चलो। काल भैरव जी सी आ गया, बहुत शानदार काल भैरव जी। अब बताइए आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य का कान किस आकृति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता? किस आकृति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुनता? 2 किलो हर्ट्ज से, यहाँ पे आकृति आवृत्ति होगा, ठीक है, आवृत्ति। और यहाँ पे 100 हर्ट्ज से, 20,000 हर्ट्ज से, 30 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज से। तो कमेंट करके बताइए 31 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए। मनुष्य क्या है? कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता है वो पूछा गया है। ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग, मनुष्य क्या है? कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता है? डी, 31 का डी। डी, डी नहीं होगा भैया। डी क्या है? यहाँ लिखा 300 हर्ट है ना। जो अपसरब अपसरब तरंगे क्या होती हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? 20,000 हर्ट से क्या होती? कम होती है। 31 का डी, प्रभात यादव जी का सी आ गया। अभी 31 का कमेंट कीजिए। अर्थात जिसकी जो ध्वनि जो है 20 हर्ट से कम होगी उसको क्या मनुष्य का कान की आवृत्ति की अधिक की आवृत्ति नहीं सुन सकता है। अर्थात 20 हर्ट से जो अधिक की आवृत्ति होगी उसको मनुष्य क्या है? नहीं सुन सकता है। ठीक है, वो क्या होती है? अपसर्ब तरंग, क्या होती है? परासर्ब तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं जिसको बोला जाता है। ये ध्वनि केवल चमगादड़, चूहे, कुत्ते, बिल्ली जो होती हैं वे सुन पाते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट से अधिक की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य नहीं सुन सकता है भैया। ठीक है, मनुष्य क्या है? 20,000 हर्ट से जो अधिक की ध्वनि होती है। प्रभात यादव जी सी, बहुत शानदार प्रभात यादव जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अर्थात ये ध्वनियाँ केवल जो है चमगादड़ जो होते हैं नहीं वो सब सुन सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कमेंट करिए आप लोग। चलिए, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अप्रभावित रहता है, घट जाता है, शून्य या बढ़ जाता है? चलिए भैया कमेंट करिए। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर, ठीक है,
माध्यम, क्योंकि जानते हैं हम कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम के जो टेम्परेचर को अगर बढ़ा देंगे तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, वही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कमेंट करिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्वनि का जो वेग हो जाएगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। चलिए, समय, सीमा, आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, कमेंट कीजिए। काल भैरव जी का सी आया था, आप कमेंट करके बताइए आप लोग। दोलन की घटना प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या बोला जाता है। जैसे प्रति सेकंड किए गए कंपनों की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं। हाँ भैया, प्रभात यादव जी, डी, 32 का डी, तरंग दैर्ध्य। चलिए, और लोग कमेंट करके बताइए और बोलिए। डी नहीं होगा भैया, पूछा क्या गया है समझ पढ़िए। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या पूछा गया है। बहुत सही प्रभात यादव जी, बहुत सही, आपने अपना आंसर चेंज कर दिया है, बहुत शानदार। तो ये दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की जो संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है, आवृत्ति बोला जाता है। ठीक है, आवृत्ति बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है। अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है वो बताइए। श्रवण, अनुमिति, अनुभूति या आसक्ति। कमेंट कीजिए सभी लोग। प्रभात यादव जी का आया था पिछला, बहुत बढ़िया प्रभात यादव जी। अब लोग कमेंट करके बताइए कि अब इसका क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो पहले का था। 33 का बी आ गया भैया, काल भैरव जी का 33 का क्या आया है, बी। बी क्या है, अनुमति, बहुत बढ़िया। इसका क्या हो जाएगा, अनुमति। अनुमान की जो अवधारणा क्या कहलाती है, अनुमति कहलाती है। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती है। चलिए बताइए, किस माध्यम से ध्वनि का जो संचरण होता है किस माध्यम से नहीं जा सकती है। भैया, इस्पात से, निर्वात से, वायु से, दूध से। चलिए, ध्वनि का जो गमन है किसमें नहीं हो सकता है, वही हमें बताना है। ध्वनि का जो गमन है वो किसमें नहीं हो सकता है। प्रभात यादव जी, बी 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 बी, बहुत बढ़िया शानदार। तो क्या होगा, निर्वात। निर्वात में जो हमारी ध्वनि की जो चाल होती है वो क्या होती है, शून्य होती है भैया। उसमें क्या है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम ही नहीं रहेगा तो ध्वनि का संचरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो हमारा ध्वनि का सबसे अधिक किसमें गमन कर सकती है, वो इस्पात में। ठीक है, इस्पात में ध्वनि का वेग क्या सबसे अधिक होता है। और जो हमारा होता है वायु में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में होता है। ठीक है, निर्वात से प्रभात यादव जी, बहुत बढ़िया। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सभी में माध्यम, इन सभी में क्या है, ध्वनि क्या है, ये सब क्या है, माध्यम है। क्या है, जैसे हो गया हमारा इस्पात, निर्वात, वायु, दूध, ये सब क्या है, माध्यम है। ठीक है, ये माध्यम है। इसमें ध्वनि केवल निर्वात में नहीं गमन कर सकती है, अर्थात ध्वनि का जो है निर्वात में नहीं गमन कर सकती है, और सभी में क्या है, चल सकती है। अर्थात ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। और वायु में जो प्रकाश का वेग कितना होता है, वायु में अगर प्रकाश का वेग पूछ लिया जाए तो वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। वायु में जो प्रकाश का वेग इतना होता है और निर्वात में भी प्रकाश का वेग इतना ही होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो गमन कर सकती हैं, और जो प्रकाश तरंगे होती है वो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, चलिए भैया, हमारा टाइम भी हो चुका है। अब इसके बाद मैथ की क्लास है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है भैया, बेस्ट क्लास, नाइस सेशन सर जी, बहुत बढ़िया। चलिए, कमेंट कर दीजिए सभी लोग, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू भैया, ओनली सक्सेस जी। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कल इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कल लाया जाएगा, बढ़िया टॉपिक्स। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।